अगर आपकी पढ़ाई में आ रही है रुकावट, तो फिजिक्स 365 है आपका समाधान। फिजिक्स 365 के स्टडी पीडीएफ के साथ पढ़ाई बनाएं आसान और मजेदार। और यही नहीं, पीडीएफ खरीदें और पाएं 1 लाख तक की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। आपकी सफलता यहीं से शुरू होती है, तो देर किस बात की? आज ही फिजिक्स 365 पर जाएं, अपना पीडीएफ खरीदें और अपने सपनों को पंख लगाएं। विजिट फिजिक्स 365 नाउ एंड ग्रैब योर पीडीएफ टू विन बिग। आज हम टॉपिक ले रहे हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल 1911 में दिया गया था और यह थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल को इसने रिप्लेस कर दिया था। थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल के अंदर, तरबूज मॉडल भी इसको कहते हैं, उसके अंदर कुछ कमियां थी, उसको इसने सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो इसमें एक ये जो है एक गोल्ड फॉइल होती है। हम बात कर रहे हैं रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की, तो इसमें एक गोल्ड फॉइल होती है और इसमें यहाँ पे अल्फा पार्टिकल की बीम जो होती है बौछार की जाती है और हम देखते हैं कि काफी सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जाते हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं इधर और उधर, जो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो सकता है और थीटा लेस देन 90 डिग्री हो सकता है। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों को डिटेल में हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं और देखते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है। सबसे पहले बात करते हैं अल्फा पार्टिकल क्या होता है। अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण जो होता है वो हमारे पास हीलियम का नाभिक है। अल्फा कण जो है वो क्या चीज है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए क्योंकि इसी की बौछार करेंगे। अल्फा कण क्या है? हीलियम का नाभिक है। एक बात, अल्फा पार्टिकल का द्रव्यमान जो होता है वो 4 टाइम्स ऑफ m प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। अगर हम देखें आवेश अल्फा पार्टिकल पर तो 2 टाइम्स ऑफ q प्रोटॉन होता है। मतलब प्रोटॉन पर जितना आवेश होता है उसका दुगुना अल्फा पार्टिकल पर आवेश होता है। ठीक है, ये 2 है, इसमें प्रोटॉन की संख्या 4 है, इसकी द्रव्यमान संख्या, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दिए जाए तभी ये अल्फा नाभिक बचेगा, हीलियम का नाभिक बचेगा, जिसी को हम अल्फा कण कहते हैं। इन अल्फा कणों की बौछार करी गई थी किसके ऊपर? सोने की पतली पन्नी पर। ठीक है, रदरफोर्ड का परमाणु प्रयोग क्या है देखते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हमने देखा ये 1911 में दिया गया था और थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल को इसने रिप्लेस किया था। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एक यहाँ पे परमाणु शो किया गया है, ये सोने का है, ZnS का पर्दा लिया और सोने के लिए जो Z होता है, परमाणु क्रमांक होता है वो 79 होता है। Z जो होता है वो किस सोने के लिए कितना होता है? 79 होता है। इसके ऊपर अल्फा कणों की बौछार की गई। अल्फा पार्टिकल बहुत सारे लिए और उनकी क्या करी? बौछार करी। ये अल्फा पार्टिकल बहुत सारे लिए और इनकी बौछार करी। तो ये सोने का एक पार्टिकल माना है। ऐसी पूरी पतली परत थी, लगभग -6 mm से लगभग -7 mm तक। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अधिकांश अल्फा कण बिल्कुल सीधे निकल जाते हैं, ये अपने मार्ग से बिल्कुल भी विचलित नहीं होते। ऐसे अल्फा कण जो परमाणु के अंदर से गुजरते हैं वो भी सीधे निकल जाते हैं। थॉमसन का मॉडल अगर हम ठीक से स्टडी करें तो वो भी यही कहता है कि अल्फा कण जो होंगे वो बिल्कुल सीधे निकल जाएंगे। कुछ अल्फा कण जो होते हैं वो अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। ये कुछ अल्फा कण है वो अपने मार्ग से विचलित हो गए और कहीं और जाके इनको सीधा यहाँ आके टकराना था। कुछ अल्फा पार्टिकल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री से ज्यादा, ये जो पार्टिकल था थीटा लेस देन 90 डिग्री पर मुड़ा। अगर हम यहाँ से एक एंगल बना के देखें तो ये जो एंगल है थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। और इससे ये एंगल बना के देखें तो ये थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री से ज्यादा होगा। लगभग 20,000 में से एक पार्टिकल वापस अपने मार्ग पे लौट आता है। लगभग 20,000 में से एक पार्टिकल अपने मार्ग पे लौट आता है। यहाँ लिख देते हैं 20,000 में से एक पार्टिकल लगभग अपने मार्ग पर लौट आता है। थॉमसन की बात अगर सही माने तो पूरे परमाणु में धनावेश बिखरा हुआ पड़ा रहता है और इलेक्ट्रॉन एम्बेड रहते हैं, जगह जगह पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन बहुत ही हल्के कण है जिसके कारण वो अल्फा पार्टिकल जो डबल प्लस होता है, ठीक है, हमने देखा प्रोटॉन का डबल आवेश होता है, डबल प्लस होता है, वो इतने भारी कण को रोक नहीं पाएगा और धनावेश बिखरा हुआ होने के कारण उसको प्रतिकर्षित नहीं कर पाएगा, ये वाली स्थिति रहती है। लेकिन जब ये एक पार्टिकल वापस आया तो रदरफोर्ड ने कहा कि लगभग 20 इंची तोप का व्यास का गोला,
20 इंच तोप का व्यास का गोला एक कागज की पन्नी से टकराए और उसी के ऊपर वापस वार करे जिसने तोप चलाई, तो ये असंभव बात है। इतना आश्चर्य रदरफोर्ड को हुआ था। ठीक इसी तरीके से दूसरी साइड भी बात करें तो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे निकल जाएंगे, बहुत सारे मुड़ेंगे, ठीक है, और मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल पूरे के पूरे सीधे निकल जाएंगे। ये डायग्राम हम बना सकते हैं। और अब यहाँ पे बात देखें कि ये वाला जो बीच का भाग है जो ऐसे टच करके नहीं होगा, थोड़ा सा आगे की साइड होगा, ये पार्ट मान लो आप एक बार नेगेटिव है ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। अगर ये नेगेटिव होता है तो क्या होगा कि ये जो पार्टिकल है मुड़े हैं, ये मुड़ते नहीं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है और पॉजिटिव होता और ये नेगेटिव है तो ये बीजातीय आवेश हो गए, विपरीत प्रकृति के आवेश हो गए, एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया। ये अल्फा पार्टिकल है पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा, तो ये क्या होंगे, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और ये पार्टिकल इसके अंदर आके गिर जाएगा, ये पार्टिकल इनके अंदर आके गिर जाएंगे। लेकिन ये पार्टिकल दूर गए, इसका मतलब इसके सेंटर में जो पार्ट है जिसने इन अल्फा पार्टिकल को मोड़ा है ये नेगेटिव नहीं है, ये कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा तो ये अल्फा पार्टिकल जब पॉजिटिव आएगा तो ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा और दूर भेजेगा। प्रेक्षण में हमने देखा कि ये पार्टिकल दूर गए हैं, इसका मतलब जो सेंटर में पार्ट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा, इसने अल्फा कण जैसे भारी पार्टिकल को मोड़ा है तो ये खुद इसका भी द्रव्यमान अधिक से अधिक होना चाहिए, अल्फा पार्टिकल से काफी ज्यादा भारी होना चाहिए। तो ये बातें थॉमसन के मॉडल से पता नहीं चलती, ये नई बात पता चली। इसी को आगे चल के रदरफोर्ड ने नाभिक का, और नाभिक की खोज का श्रेय किसको जाता है, रदरफोर्ड को जाता है, इसी प्रयोग के द्वारा। अगर कहा जाए नाभिक का खोज किस प्रयोग में हुई तो हम कहेंगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। इस प्रयोग का नाम क्या है, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग नाम है, ठीक है। तो इस प्रयोग के अंदर नाभिक की खोज हुई। अब हम क्या करने वाले हैं कि इस प्रयोग में जो भी प्रेक्षण देखे गए और उन प्रेक्षणों से क्या निष्कर्ष निकलने वाले हैं उसकी बात करेंगे, फिर लिखेंगे इनको। पहली बात, अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, इसका मतलब इनको रोकने वाला कोई नहीं है, और अगर रोकने वाला कोई नहीं है तो हम कह सकते हैं परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। यही बात हम लिखने वाले हैं। दूसरी बात क्या है कि कुछ अल्फा कण थीटा लेस देन 90 और कुछ अल्फा कण थीटा लेस देन ग्रेटर देन 90 जैसा ये पार्टिकल है मुड़ जाते हैं। ये लगभग 8000 में से एक माने गए। तो ये मुड़ने की जो प्रक्रिया है वो किसके कारण हुई कि बीच में कुछ न कुछ पार्ट ऐसा है जो पॉजिटिव है, उस पॉजिटिव पार्ट के कारण ये प्रतिकर्षित होकर मुड़े हैं, दूर भागे हैं, प्रकीर्णित हुए। प्रकीर्णित का मतलब हुआ सभी दिशाओं में फैल जाना। तो ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि बीच में भारी धनावेशित भाग है। अब उस समय तक खोज नहीं हुई थी इसलिए उन्होंने नाम नहीं लिया कि नाभिक है, तो भारी धनावेशित भाग है जिसके कारण ये प्रकीर्णित हो रहे हैं, अल्फा कण प्रतिकर्षित हो रहे हैं। तीसरी बात कि यहाँ पे अगर हम देखें परसेंटेज काफी कम है, 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल वापस अपने मूल मार्ग पे लौट आता है। कोण की बात करें तो ये थीटा लगभग 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री पर वापस लौट आता है, मतलब जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वापस लौट आता है। अगर ये बीच का भारी धनावेशित भाग आकार में बड़ा होता, इतना होता, तो ये पार्टिकल 1, 2, 3 बहुत सारे पार्टिकल टकरा के वापस लौटते, लेकिन बहुत सारे पार्टिकल टकरा के वापस नहीं लौटे, बहुत कम पार्टिकल टकरा के लौट रहे हैं। इसका मतलब मध्य में ये जो धनावेशित भाग है वो काफी छोटा है। अभी जो हमने बात की है वो है इनमें देखे गए प्रेक्षण और प्रेक्षण के कारण जो परिणाम निकले उसकी। तो हम लिखते हैं प्रेक्षण एवं प्रेक्षण से प्राप्त परिणाम, प्रेक्षण और प्रेक्षण से प्राप्त परिणाम, ठीक है। पहला क्या चीज है, पहला है हमारे पास अधिकांश अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जाते हैं, जिससे ज्ञात होता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। यही जो 3 पॉइंट है इन्हीं के आधार के ऊपर रदरफोर्ड ने अपनी धारणाएं दी थी
होता है। दूसरी बात करते हैं हम कि कुछ अल्फा पार्टिकल अपने मार्ग से मुड़ जाते हैं, उसके बारे में क्या करें। कुछ अल्फा पार्टिकल, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। विचलित में थीटा लेस देन 90 और थीटा ग्रेटर देन 90 दोनों शामिल है। विचलित हो जाते हैं जिससे ज्ञात होता है कि परमाणु के मध्य में भारी धनावेशित भाग है। भारी धनावेशित भाग है। भारी धनावेशित भाग है तभी वो प्रतिकर्षित हो रहा है, नहीं तो वो आकर्षित हो। तीसरा परीक्षण हम बात करते हैं कि लगभग 20,000 में से एक कण वापस अपने मार्ग पर लौट आता है। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है मार्ग पर लौट आता है। इसका अर्थ है कि जो बीच में भारी धनावेशित भाग है, भारी धन आवेशित भाग का आयतन परमाणु के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। ठीक है, ये 3 निष्कर्ष अपने पास हुए। अब ये 3 निष्कर्ष निकल के बोर की धारणाओं के रूप में हमें दिखाई देंगे, और वो पहली धारणा होगी। देखते हैं, बोर नहीं, रदरफोर्ड की धारणाएं। रदरफोर्ड की धारणाएं क्या है? ठीक है, पहले देखते हैं कि जो तीनों पॉइंट हमने पढ़े हैं कि अधिकांश भाग खोखला होता है, बीच में भारी धनावेशित भाग होता है, और परमाणु का आयतन ज्यादा होता है, बीच में जो धनावेशित भाग है उसका आयतन कम होता है। इन सबको पहली धारणा के अंदर सम्मिलित कर लिया गया। देखते हैं पहली धारणा के अनुसार क्या है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। ये हमें पता चला कि सारे के सारे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल 98% से भी ज्यादा पार्टिकल बिल्कुल सीधे निकल जाते हैं, बिल्कुल भी विचलित नहीं होते हैं। इससे पता चलता है खोखला होता है। इसके मध्य में भारी धनावेशित भाग होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक कहते हैं। ठीक है, ये नाम पहली बार यहाँ पे यूज हुआ, और इसीलिए हम कहते हैं कि नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी, जिसे नाभिक कहते हैं। तो ये हमारे पास हुआ नाभिक। अब एक और बात, नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। परमाणु के आयतन की तुलना में क्या होता है? नगण्य होता है। ये हो गई इसकी पहली धारणा। अब परमाणु उदासीन होते हैं, तो इसका मतलब नाभिक जो है वो पॉजिटिव है, भारी धनावेशित भाग लिखा हुआ है। तो अगर भारी धनावेशित भाग है तो सीधी सी बात है, उसको उदासीन करने के लिए उसमें ऋणावेश भी होना चाहिए, और ऋणावेशित होना चाहिए। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा? परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ये परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं।
परमाणु नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब ये था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जिसने एक क्रांति लाई और परमाणु कैसा होता है उसके बारे में काफी चीजें स्पष्ट की, और इसने थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल को समाप्त भी कर दिया एक तरह से अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग करके, क्योंकि थॉमसन के मॉडल में ये बोला गया था कि परमाणु का जो धनावेश है वो पूरे परमाणु के अंदर फैला हुआ रहता है, जबकि इसमें ये कहा गया कि परमाणु में जो धनावेश है वो फैला हुआ नहीं रहता, एक पिन पॉइंट के ऊपर केंद्रित रहता है। इसका आयतन कितना कम होता है, ये अगर हम एक उदाहरण की सहायता से समझने का प्रयास करें तो हम देखेंगे कि मान लो एक फुटबॉल का मैदान है जो परमाणु है, तो उसके सेंटर में बैठी हुई मक्खी जो होगी वो नाभिक के जैसी होगी, ठीक है। अगर हम ये बात करें कमरे की, तो कमरा एक परमाणु माना जाए तो उसके बीच में जो सुई रखी है और सुई की नोक है, वो नोक जो होगी वो नाभिक होगी। इन दो उदाहरणों से पता चलता है कि परमाणु का जो नाभिक होता है वो आकार में बहुत ही छोटा होता है, इसीलिए हम कहते हैं परमाणु का आयतन बहुत ज्यादा होता है और नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन की तुलना में नगण्य होता है, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। इसके नोट्स अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और अगले वीडियो में हम करने वाले हैं रदरफोर्ड का ये जो परमाणु मॉडल है उसकी जो कमियां हैं, उन कमियों को हम देखेंगे। दो कमियां हैं, परमाणु स्थायी नहीं होता है इस धारणा के अनुसार, परमाणु के स्थायित्व को रदरफोर्ड की धारणाओं से, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से नहीं समझा जा सकता, और दूसरा एक और है कि रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या रदरफोर्ड परमाणु मॉडल से नहीं होती। ये हम अगले वीडियो में देखेंगे।